जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 7th की जो जियोग्राफी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। मतलब इसलिए आपकी जो वीडियो आएगी वो दो पार्ट में आएगी, एक फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक डिस्कस करेंगे और जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 10 तक डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट में हम जियोग्राफी कंप्लीट कर लेंगे क्लास 7th की। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो आपको इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी वो सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, वो आपको हर एग्जाम्स के लिए नजर आएगा। तो इसमें जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहने वाले हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, देख करके अपनी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। यदि आप किसी भी काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लाइक अगर आप एसएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, यहाँ तक यूपीएससी जैसे अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए क्या है, ये क्विक रिविजन्स के पर्पज से भी काफ़ी ज़्यादा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन बेस सोर्स चलेगा हमारा, यही एग्जाम को फोकस को रखते हुए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा जियोग्राफी का भी रिवीजन सीरीज चल रहा है, जैसे ही हमारा जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी लेवल पे, तब हम इसका क्या करेंगे, एमसीक्यू रिवीजन सीरीज डिस्कस करेंगे। यानी कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो जियोग्राफी एनसीईआरटी है, इसके हम यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे हम क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी आपकी जो क्लास 6 है ये आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी हमने क्या किया था, दो पार्ट में डिस्कस किया था। रीजन क्या था, वैसे हमने टारगेट रखा था कि एक ही वीडियो में, एक यानी कि सिंगल वीडियो के अंदर में हम क्लास 6 की जो जियोग्राफी है वो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन टेक्निकल इशू होने की वजह से क्या हुआ था, जो चैप्टर 1 एंड जो चैप्टर 2 था वो क्या हुआ था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो हमारी जो क्लास से डिस्कशन चली थी वो चैप्टर 3 से चली थी। तो जो चैप्टर 3 से लेकर के हमने फिर क्या किया था, चैप्टर 8 तक हमने डिस्कस करा था, जो कि अप्रॉक्स 1 आवर 5 मिनट्स की वीडियो थी। 5 मिनट्स तक हमारा डिस्कशन चला था। तब उसके बाद हमने क्या किया था, जो इसका सेकंड पार्ट हमने डिस्कस करा था उसमें हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 डिस्कस करा था, जो कि 28 मिनट्स की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। वो वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और साथ में हमने फिर क्या डिस्कस करा था, यूपीएससी का जो 2025 का जो सिलेबस रहने वाला है प्रीलिम्स का, क्योंकि अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है रिवीजन सीरीज, वो 2025 के फोकस को लेकर के हम चल रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको चाहिए नोट्स के फॉर्म में, टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का लिंक आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लो, फ्री है ज्वाइनिंग, मतलब उस पर किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं है। इस पर आपको अभी क्या है, 10 डेज का भी टारगेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे क्या किया था कि जो इकोनॉमिक्स की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं 2025 के प्रीलिम्स के लिए, वो मैंने डाल दिया है। तो अब अगर आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है तो आप इकोनॉमिक्स देख सकते हो। अगर आपकी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब कंप्लीट है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करना है, तो टेलीग्राम चैनल पे यूट्यूब चैनल पे जो प्ले लिस्ट है उसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इसकी आपको क्या देखने को मिल जाएगी, PYQ देखने को मिल जाएगा, जो कि हमने क्या किया था प्रीवियस, यानी कि 1997 से लेकर के 2021 तक में जो भी यूपीएससी ने इन दो सब्जेक्ट से पूछा था, तो इसमें हमने मिनिमम 500 और 300 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या है, प्रैक्टिस किया है। तो वो सारी अपलोडेड प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन, 2024 में जो यूपीएससी ने मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया था, उसको हमने डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशंस में GS1, GS2, GS3 एंड GS4 हमने प्रॉपरली एक ब्रीफ की तरीके से डिस्कस किया है। वो सारी वीडियो अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए आज ये जो हमारी क्लास 7 की जो जियोग्राफी है, इसमें हम कौन कौन से चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इन्वायरमेंट इनसाइड आवर अर्थ, हमारे अर्थ की जो स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में समझेंगे। फिर आवर चेंजिंग अर्थ, एयर, वाटर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में चलेगा, पार्ट फर्स्ट। सेकेंड पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट, सेटलमेंट एंड कम्युनिकेशन। फिर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट, जिसमें इंटरेक्शन,
फिर लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, फिर लाइफ इन डेजर्ट। ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्विक फटाफट रिवीजन। तो हमारा जो पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इन्वायरमेंट। अब देखिए इन्वायरमेंट कहते किसे हैं, तो आपने अक्सर सुना होगा, जनरल आपने इसको साइंस में भी पढ़ा होगा इन्वायरमेंट के बारे में, कि इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं वातावरण। तो इन्वायरमेंट की डिफिनेशंस की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग दोनों आते हैं इसमें। तो दोनों मिलके क्या बनाता है, हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लेस, पीपल, थिंग्स, या जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, इन सराउंडिंग जो देखने को मिलेगा, ये हमारे क्या देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। अगर आपसे इन्वायरमेंट की डिफिनेशंस पूछी जाती है तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द सराउंडिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर। तो इसके कंबाइंस की बात करते हैं, इसमें नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों ही देखने को मिलेगा। मतलब जो हमें बाय नेचुरल मिल रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा, और जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मैन मेड क्या होता है, जैसे आपका डैम हो गया, डैम क्या है, मैन मेड है। नेचुरल नेचुरल भी हो सकते हैं, जो बैरियर होते हैं जो रिवर को रोकने का काम करते हैं। तो लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें नेचुरल और मैन मेड दोनों होते हैं। इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर हमारा क्या बनता है, इन्वायरमेंट बनता है। तो इसके 3 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। पहला आता है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारा क्या क्या आता है, जैसे हमने क्लास 6 में डिस्कस कर लिया था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें हमारे मिलकर क्या बनाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट बनाता है। अगर हम लेथोस्फीयर की बात करते हैं तो लेथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड, यानी कि धरती। हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वाटर, यानी कि जो वाटर बॉडी होती है वो मिलकर हमारा क्या बनाता है, हाइड्रोस्फीयर बनाता है। और लेथोस्फीयर क्या बनाता है, जो लैंड बॉडी है वो मिलकर क्या बनाता है, हमारा लेथोस्फीयर बनाता है। फिर आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब है यानी कि जो मिक्सअप ऑफ गैसेस देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे ऑक्सीजन है, फिर आपको नाइट्रोजन देखने को मिल जाएगा, नाइट्रोजन देखने को मिला। तो जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस मिलकर के जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस नजर आएगा वो हमारा क्या देखने को मिलता है, एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारी इन्वायरमेंट है, हमारा जो अर्थ है, इस पे आपको क्या है, लाइफ एग्जिस्ट देखने को मिलेगा। यही ऐसे फैक्टर हैं जो लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है अपने अर्थ के ऊपर में। इसके बाद एक फैक्टर और आता है, वो आता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, ऐसा लेयर जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लिविंग थिंग्स देखने को मिलेंगे। लिविंग थिंग जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड है, एनिमल है। तो जिस जगह पे ये सारी चीजें नजर आएंगी वो हमारा क्या आ जाता है, बायोस्फीयर आता है। तो ये होता है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, मैन मेड इन्वायरमेंट। मैन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है, जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। जैसे अगर हम पार्क की बात करते हैं, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मोनूमेंट्स, ये जो इंडस्ट्री, ये सब किस चीज़ में आते हैं, हमारे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के अंदर में आते हैं। फिर आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। देखिए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट अलग है और ह्यूमन इन्वायरमेंट अलग है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में इंसानों के द्वारा बनाई चीज़ें आती हैं, और ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कि फैमिली है, या अगर हम कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर में बात करते हैं तो जो रिलीजन है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरसेक्शन, तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनता है, हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट बनता है। उसके बाद अगर हम आगे के टॉपिक को देखते हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे हम देखते हैं इंग्लिश में। अगला टॉपिक, डोमेन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डोमेन्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो प्रभावित क्षेत्र, या अगर हम बात करते हैं पर्यावरण के जो क्षेत्र होते हैं, डोमेन्स। तो इसमें आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेगा। पहला लेथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अगर हम लेथोस्फेयर की बात करते हैं तो हमारे अर्थ के ऊपर जो सॉलिड पार्ट है क्रस्ट का, जो कि प्रोवाइड कराता है किस चीज़ के लिए, लैंड। और लैंड किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करा, मतलब जो लैंड प्रोवाइड कराता है वो किस चीज़ के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, तो जैसे एग्रीकल्चर, जो हम खेती करते हैं। फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब होता है जहाँ पे आपको हर एक लिविंग थिंग्स का क्या देखने को मिलेगा, होम देखने को मिलेगा, घर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन क्या करते हैं, अपना खुद का घर बना करके रहते हैं, यानी कि शेल्टर बना करके रहते हैं। एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल के लिए आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा वाइल्ड एनिमल के लिए।
बर्ड्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो बर्ड्स के लिए क्या देखने को मिल जाएगा, वो भी कहाँ सर्वाइव करते हैं, फॉरेस्ट में ही अपना होम बना करके रहते हैं, यानी कि ट्रीज के ऊपर में। तो जो लेथोस्फेयर है वो क्या है, हमारे अर्थ का एक सॉलिड क्रस्ट एरिया है जो कि प्रोवाइड कराता है लैंड किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, सेटलमेंट रहने के लिए, और मिनरल्स, हमें जो भी मिनरल्स मिलता है वो कहाँ मिलता है, अर्थ के क्रस्ट पे ही मिलता है। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर में जितने भी जो वाटर बॉडीज है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं रिवर है, रिवर के बाद जैसे लेक्स है, तालाब, फिर सी, फिर ओशियन, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी वाटर बॉडीज में आती हैं, और ये सारी वाटर बॉडी मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोस्फीयर बनाता है। उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो ये आपको थिन लेयर देखने को मिलेगा किसका, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैस है जो कि हमारे चारों तरफ क्या है, फैला हुआ है। तो जिसमें आपको क्या है, जैसे कि आपको एयर के फॉर्म में क्या कौन कौन से गैसेस देखने को मिल जाएगा, जैसे ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा, ऑक्सीजन के बाद आपको क्या है, CO2 गैस देखने को मिल जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपको क्या है, ये सारे गैसेस मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं, तो जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की गैसेस नजर आएगा। फिर आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है अपने अर्थ लैंड के ऊपर में जिसमें आपको वाटर, एयर जो कि इंटरेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं किसको, लिविंग थिंग्स को, यानी कि लाइफ को वो सपोर्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से बायोस्फीयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, लिविंग थिंग्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा बायोस्फीयर के लिए। तो जनरल है, नीचे आपको क्या है हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंटरडिपेंडेंसी इन इन्वायरमेंट। इंटरडिपेंडेंसी इन इन्वायरमेंट का मतलब है कि किस तरीके से एक इंटरडिपेंडेंसी रहता है इन्वायरमेंट के ऊपर में। तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर आपको क्या देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो देयर सराउंडिंग। तो वो मिलके हमारा क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है। क्या बनता है, इकोसिस्टम। जैसे अगर हम पॉन्ड की बात करते हैं, जो झील है और जो फॉरेस्ट है, ये हमारा क्या बनेगा, एक इकोसिस्टम बनेगा। क्यों, क्योंकि पॉन्ड से क्या है, एक वाटर की जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉरेस्ट प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो वो क्या करता है, तालाब से या पोखर से उन्हें मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या मिलता है, हमारा एक इकोसिस्टम बनता है जिसमें एक चीज दूसरे के साथ क्या मिल करता है, इंटरेक्ट करता है। फिर ह्यूमन मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, ह्यूमंस के द्वारा क्या कुछ मॉडिफाइड किए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट के द्वारा, कब, ओवर टाइम टू टाइम, यानी कि ओवर टाइम। इसके लिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस्ड फॉर्म में जाता है। कैसे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पॉल्यूशन है, ये जो डिफॉरेस्टेशन है। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर में ऐसे वेस्ट सब्सटेंस जो हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे नेचर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जब हम लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, जब पेड़ों को काटते हैं तो वो हमारा क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। तो डिफॉरेस्टेशन के बहुत से जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमें किस में देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है। और ये सिर्फ हमें इन्वायरमेंट में ही देखने को नहीं मिलता है, डिफॉरेस्टेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको ह्यूमन लाइफ पे, यानी कि जो इंसानों की जो जीवन है उस पे, जो वाइल्ड लाइफ है, इन सब पे भी क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड होते हैं जितने भी बायोटिक्स है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट है और एनिमल है। तो और अबायोटिक यानी कि आप ये समझिए कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसको दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक में जितने भी जो लिविंग थिंग्स हैं वो काउंट होते हैं, अबायोटिक में जितने भी नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट्स हैं वो काउंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सॉइल, रॉक्स, माउंटेन, रिवर, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनता है, हमारा अबायोटिक कंपोनेंट्स बनते हैं। इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम की डिफिनेशंस की बात करें तो डिफाइन एज द इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, यानी कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जितनी भी जो लिविंग थिंग है
वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के द्वारा, तो हमारा इकोसिस्टम बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है और एक्वाटिक इकोसिस्टम है। तो आप ये एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। तो अर्ली, अर्ली का मतलब क्या है, हम इन पास्ट टाइम की बात करते हैं। तो अर्ली पीरियड में जो ह्यूमन की जो लाइफ डिपेंडेंसी थी वो किसके ऊपर थी, नेचर के ऊपर में। आपने पढ़ा ही होगा कि पहले की जो लोग थे, जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहे थे, वो आदिवासी हुआ करते थे, आदि मानव हुआ करते थे। तो वो अपनी जो लाइफ डिपेंडेंट थे, उनकी जो लिविंग थिंग्स, मतलब जो उनकी लाइफ डिपेंडेंट करती थी, वो किस पे करती थी, नेचर पे करती थी, नेचुरल पे करती थी। आज भी जो आपको ट्राइबल पीपल्स देखने को मिल जाएंगे, उनकी जो उनकी जो लिविंग कंडीशंस जो डिपेंड करती है, वो किस पे करती है, नेचुरल सराउंडिंग पे करती है, यानी कि नेचर पे करता है। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ह्यूमन इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। तो ओवर टाइम की बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट था, तो जिसने क्या किया है, मेजर चेंजेस किया है किसमें, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड में, या हमारी जो डे बाई डे जो डेली रूटीन्स थे उसमें क्या है, मेजर चेंजेस किया है। तो जैसे एग्रीकल्चर में चेंजेस आ गए, आज के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा, अर्बनाइजेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक फैक्टर आता है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इन दोनों का यहाँ मतलब भी यही भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब लार्ज स्केल पर जो मॉडर्न जो मशीन है, अगर हम मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मशीन की बात करते हैं, या जो इंडस्ट्रीज जब इस्टेब्लिश की जाती है लार्ज स्केल पे, तो वो हमारा क्या रहता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, शहरीकरण। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब लार्ज स्केल पर जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो कहाँ जाके सेटल हो रहे होते हैं, अर्बन एरिया में जाकर के सेटल हो रहे होते हैं। किसके लिए, जॉब के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए। तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण। तो आज के टाइम पे जो लोगों का जो जीवन है, वो कहाँ किस साइड जा रहा है, शहरीकरण के साइड पे जा रहा है। यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो कहता है वो है किस चीज़ के बारे में है, इनसाइड आवर अर्थ। यानी कि इनसाइड का मतलब क्या है, धरती के अंदर, और आवर अर्थ यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, अपने अर्थ की कुछ इंटरनल चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या बात करते हैं, अर्थ की इंटीरियर के बारे में, अर्थ के अंदर के बारे में। तो जो हमारा जो अर्थ है वो बहुत से फैक्टर से मिलकर के बना है, मतलब बहुत से चीज़ों से मिलकर के क्या बना है, हमारा अर्थ बना है। तो हमारे अर्थ की अगर लेयर की बात करते हैं, तो आपको 3 लेयर देखने को मिलेगा। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटले, और तीसरा आपको क्या नजर आएगा, कोर। कोर की अगर हम लेयर की बात करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, इसकी जो टेम्परेचर है वो आपको क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी। तो जिसकी वजह से आज अगर हम अपनी मतलब धरती की खुदाई की बात करें, तो जो सबसे डीपेस्ट जो अभी तक ड्रिलिंग की गई है, वो कितना किया गया है, ओनली ऑन 12 किलोमीटर। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो इसमें मात्र इतना ही क्या हो रखा है, ड्रिलिंग की जा चुकी है, मतलब सिर्फ 12 किलोमीटर तक। तो आपको ये अपने अर्थ की क्या है, 3 लेयर देखने को मिलेगा। तो तीनों लेयर के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ की जो लेयर आता है वो आता है क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या है, एक आउटर मोस्ट लेयर है और थिनेस्ट लेयर आपको नजर आएगा। इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो वो 35 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंट की बात करें तो 5 किलोमीटर ऑन ओशन फ्लोर पे आपको नजर आएगा। इसकी कंपोस्ट की बात करते हैं, मतलब किस किस चीज से मिलकर बना है, तो कंपोस्ट ऑफ सियाल, यानी कि जैसे जिसे हम सिलिका और अल्मुनियम कहते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा ऑन कॉन्टिनेंट्स एंड सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम इन ओशियंस के अंदर आपको नजर आएगा। तो ये कंपोस्ट आपको देखने को मिलेगा किसका, क्रस्ट का। उसके बाद आता है मेंटले। मेंटले क्या है, क्रस्ट के बाद दूसरा लेयर आता है। तो इसके अगर हम लाइज बिटवीन की बात करें, क्रस्ट और एक्सटेंडिंग, कितना आपको देखने को मिलेगा, 2900 किलोमीटर डीप, यानी कि गहराई नजर आएगा। तो ये आपका क्या होता है, एक सेमी सॉलिड कंपोस्ट ऑफ मॉलिट मैग्मा के फॉर्म में आपको ये नजर आएगा, यानी कि आपका क्या है, एक तरीके से सेमी सॉलिड। सेमी का मतलब होता है आधा, सॉलिड मतलब कठोर। तो ये आपको आधा ही कठोर नजर आएगा, कुछ इसमें आपको जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो भी नजर आएगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेमी सॉलिड, यानी कि आधा ही सॉलिड ये होता है।
उसके बाद आता है कोर। कोर की बात करते हैं तो ये आपको क्या है, इनर मोस्ट लेयर नजर आएगा। अगर हम इसकी रेडियस की बात करते हैं तो वो कितना है, 3500 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसका बना हुआ है, मेड ऑफ नाइफ का बना हुआ है, यानी कि निकेल और आयरन का। तो एक्सट्रीमली ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्या है, हॉट नज़र आएगा, और इसके अंडर में काफ़ी ज़्यादा क्या नज़र आएगा, हाई प्रेशर नज़र आएगा। एक मिनट, एक मिनट। उसके बाद हम बात करते हैं रॉक्स के बारे में, ठीक है। इसमें हम इस स्लाइड में रॉक्स रॉक्स और किसके बारे में हम बात करेंगे, रॉक्स और इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉक्स क्या होता है। तो अगर हम रॉक्स की बात करते हैं तो ये आपको क्या है, एक नेचुरल मासेस मिनरल्स देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पे है, किसका किसका बना हुआ है, मेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट का बना हुआ है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब आपको 5 टाइप्स के क्या है, रॉक्स देखने को मिलेगा। पहला है इंजीनियस रॉक, फिर दूसरा देखने को मिलेगा एक्सक्लूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटाफोरिक रॉक्स। अब हम एक एक करके इन सब सारे रॉक्स के बारे में बात करते हैं। इंजीनियस रॉक्स, जो इंजीनियस रॉक्स होते हैं वो किसका बना होता है, जो सॉलिडिफिकेशंस ऑफ मोल्टेड मैग्मा है, यानी कि जो मैग्मा है जब वो ठंडा होता है अर्थ के सरफेस पे आकर के, तो वो क्या बनता है, इंजीनियस रॉक बनता है। एक्सट्रूसिव रॉक का क्या मतलब होता है, कि जो बासल्ट है अपने अर्थ के सरफेस पे आकर के और जो क्विकली तुरंत ठंडा हो जाता है, तो वो किसके किसका फॉर्मेशंस करता है, एक्सट्रूसिव रॉक्स का फॉर्मेशंस होता है। फिर आता है इंट्रूसिव, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो ग्रेनाइट हो, जिसमें हम तो यहाँ पे आपको रॉक्स के एग्जाम्पल नजर आएंगे, जैसे बासल्ट हो गया, ये किसका है, कि जो जैसे ही मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आकर के क्विकली ठंडा हो जाता है, तो वो क्या बनता है, हमारा एक्सट्रूसिव रॉक्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं बासल्ट। फिर आता है जो इंट्रूसिव, इंट्रूसिव मतलब तो जब हमारे अर्थ के सरफेस पे मैग्मा आता है, तो वो क्या, उसका जो ठंडा होने का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्लो होता है। तो कौन सा रॉक्स बनता है, ग्रेनाइट बनता है। तो जैसे हम ग्रेनाइट का यूज़ किस में करते हैं, घर को डेकोरेट करने के लिए या एट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ग्रेनाइट जैसे पत्थरों का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है सेडिमेट्रिक रॉक्स। सेडिमेट्रिक रॉक्स, अगर हम इसके कंपोज की बात करते हैं, ये कैसे फॉर्म्ड होता है, जो भी सेडिमेट्रिक रॉक्स होते हैं ओवर टाइम जो ये कॉम्प्रेसेस होते हैं, तो उससे हमारा क्या बनता है, सेडिमेट्रिक रॉक्स बनता है। फिर आता है मेटाफोरिक रॉक्स। मेटाफोरिक रॉक कब बनता है, जब जो इंजीनियस और जो सेडिमेट्रिक रॉक्स है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से उस पर जब मतलब हाई हीट और हाई प्रेशर बनता है, तब उसके वजह से क्या होता है, मेटाफोरिक रॉक्स फॉर्मेशंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, मार्बल और लाइमस्टोन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो आता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का मतलब होता है कि जिस तरीके से रॉक का फॉर्मेशन होता है वो दोबारा उसी प्रोसेस में चला जाता है। तो जैसे देखिए, अगर हम रॉक साइकिल की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। तो जिसमें जो रॉक्स है वो क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब चेंज होता है तो वो हमारे किस में आता है, रॉक साइकिल के अंदर में आता है। सबसे पहले बात करते हैं हम किस बारे में, मेल्टेन यानी कि मोल्टेन मैग्मा। तो जैसे ही ये ठंडा होता है तो क्या बनता है, हमारा इंजीनियस रॉक बनता है। इंजीनियस रॉक जैसे ही ब्रेक होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, सेडिमेट्रिक्स में चेंज हो जाता है और सेडिमेट्रिक रॉक्स बनता है। सेडिमेट्री जो है, सेडिमेट्री और इंजीनियस रॉक की बात करते हैं, वो अंडरगो यानी कि हीट और प्रेशर की वजह से क्या बन जाता है, हमारा मेटाफोरिक रॉक्स बन जाता है। और जैसे ही मेटाफोरिक्स जो रॉक है वो मेल्ट बैक होता है, दोबारा से वो पिघलता है, तो वो किस में बन जाता है, मैग्मा में बन जाता है। तो इस तरीके से आपको यही प्रोसेस आपको क्या देखने को मिलेगा, रॉक साइकिल देखने को मिलेगा। आपसे कोई जनरली कहता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए रॉक साइकिल को, तो आप ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, पांचों पॉइंट्स, आप इन पांचों पॉइंट्स को लेकर के आप डायग्राम्स के द्वारा अगर आप इसको बना देते हैं, तो एग्जामिनर अगर 5 नंबर का है तो वो आपको 5 नंबर पूरा दे देगा, आप उसकी फिक्र मत करना। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी कि हमारे लिए रॉक्स एंड मिनरल्स क्यों जरूरी है।
तो अगर हम रॉक की बात करते हैं तो इसका जो यूज़ है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्शंस के लिए, जैसे हमने बात की थी ग्रेनाइट हो गया बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है, और सैंडस्टोन किसके लिए यूज़ किया जाता है, मोनूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स क्या है, आज के टाइम पे ह्यूमन बींग्स की क्या है, एक बेसिक से नीड है, जो कि क्या करता है उन मिनरल्स के बेसिस पे वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की जो चीज़ें हैं वो बनाता है। तो मिनरल्स हम जैसे इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल पे कोल हो गया, आयरन, गोल्ड, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए एक मिनरल्स है। अब बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। तो इसी के जस्ट नीचे आपको क्या है, हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम चैप्टर 3। ऑलरेडी हमारा अब 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तीसरा चैप्टर है आवर चेंजिंग अर्थ, किस तरीके से हमारा अर्थ बदलता रहता है। इसमें हम अर्थ के मूवमेंट और मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अर्थ मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक में जो वो ट्रेवल करता है वो क्या कहलाता है, हमारा मोशन कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। तो हमारा अर्थ भी क्या करता है, मूव करता है। अब वो कैसे मूव करता है, अब जैसे देखिए हमारा अर्थ 2 तरीके से मूव करता है। जैसे ये हमारा अर्थ है, यहाँ से समझिए, 1 मिनट। अब जैसे देखिए ये हमारा अर्थ है और यहाँ से क्या है, हल्का सा टिल्टेड है। तो अर्थ जो है पहले तो क्या करेगा, अपने ही एक्सिस पे वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। एक तो ये वाला मोशन है, तो जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, डे और एंड नाइट देखने को मिलेगा। और दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ये सन है, ये आपको सन नजर आ जाएगा, और ये हमारा क्या है, अर्थ है। और हमारा अर्थ क्या करेगा, सन के चारों तरफ क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सीजन चेंज होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारे अर्थ की क्या है, आपको दो जो है वो मोमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, मूव करता है। तो उसी तरीके से हमारे अर्थ की बात करते हैं, जिसमें 2 टाइप्स के जो मूव्स हैं उसको क्लासिफाइड किया गया है। सॉरी, ये तो मैंने अपने अर्थ के मूवमेंट के बारे में बताया था। तो इसमें हमारा ये तो एक्सटर्नल मूव था, यानी कि हमारा अर्थ क्या करता है, इन स्पेस मूव करता है। अगर हम अपने अर्थ के इंटरनल मूव की बात करें तो वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्स के बारे में। तो जो एंडोजेनिक फोर्स होता है वो ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो जो एंडोजेनिक फोर्स है वो कहाँ उत्पन्न होता है, वो अपने अर्थ के इंटरनल की वजह से, इंटरनल साइड में क्या होता है, मूव करता है। तो जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, सडन और स्लोली मूवमेंट होते हैं। तो इसमें कई बार सडनली हो जाता है, कई बार क्या होता है, मतलब स्लोली मूवमेंट्स इसमें होते रहते हैं। सडन मूवमेंट्स जब होता है, जब अचानक से प्लेट्स जो मूव करती हैं, तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन से देखने को मिलता है। और स्लो मूवमेंट होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन देखने को मिलता है। मतलब आप ये समझिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल समझाया था कि हमारे अर्थ की जो वो होता है, मूवमेंट होता है, जिसमें 2 तरीके के मूवमेंट होते हैं। मतलब जिसकी वजह से क्या है, आपको एक डे और नाइट देखने को मिलता है, और दूसरा क्या मैंने बताया था, जिसकी वजह से सीजन चेंज होता है। ये तो हमारे स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से था, मतलब हमारा अर्थ वहां पे भी मूव कर रहा है। अगर हम सिर्फ अपने अर्थ की बात करते हैं पर्टिकुलर इनसाइड अर्थ, तो इसमें भी क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो इसमें अगर हम एंडोजेनिक की बात करते हैं तो हमारे अर्थ के अंदर 2 तरीके के मूव होते हैं। तो हमारे अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अगर सडनली मूव करते तो अर्थक्वेक देखने को मिलता है, तो जिसे हम कहते हैं भूकंप आना या ज्वालामुखी फूट जाना। अगर स्लो मूव करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, जो प्लेट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर रहे होते हैं, और जब वो टकराते हैं आपस में, तो वहां पे क्या होता है, माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप हिमालय माउंटेन का देख लीजिए। तो ऐसे बहुत से माउंटेन हैं जो किसके वजह से, और हाँ, किसकी वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ है, जब जो प्लेट्स होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं और दूसरी जगह जाके टकरा जाते हैं। जैसे भी कहा जाता है कि जो अफ्रीका कंटिनेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और एस्टिमेटेड ये लगाया जा रहा है कि अफ्रीका का जो दूसरा पार्ट टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, वो हमारी कंट्री के वेस्टर्न साइड जाकर के क्या करेगा, टकराने वाला है। तो अगर वो हमारी कंट्री के वेस्टर्न साइड जाकर टकराता है,
तो इसके वजह से क्या होगा, हमारी कंट्री की जो वेस्टर्न साइड का जो क्लाइमेट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सोजेनिक। इंडो का मतलब होता है इंटरनल साइड, एक्सोजेनिक का मतलब होता है जो बाहर के साइड होता है। तो ये क्या होता है, हमारे अर्थ के सरफेस पे जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। तो ये किसकी वजह से होता है, जैसे कि इसमें जो फैक्टर होते हैं एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सोजेनिक फोर्स के, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जैसे वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया। इरोजन का मतलब होता है कटाव होना, फिर डिपोजिशंस हो गए। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं लेथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। तो जो लेथोस्फेरिक जो प्लेट्स होते हैं वो क्या है, हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है उसको हमने अलग अलग यानी कि लार्ज और स्मॉल प्लेट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसे हम कहते हैं लेथोस्फेरिक प्लेट्स। ये क्या करते हैं, ये फ्लोट करते रहते हैं और जो पिघला हुआ जो मैग्मा है, लावा है, उस पर वो क्या करते हैं, फॉल्ट का मतलब होता है तैरते रहते हैं। तो जिसके वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये चीज याद रखिएगा, गॉट इट। यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फिर देखते हैं इफेक्ट क्या पड़ता है जब प्लेट मूव करते हैं, यानी कि क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिर सबसे पहला पड़ता है कि इस पे जो कन्वेंट बाउंड्रीज यानी कि जो बाउंड्रीज होती हैं उसमें चेंजेस आता है। डाइवरेंट बाउंड्रीज, फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेंट बाउंड्रीज में। तो जब प्लेट मूव करते हैं वो टू वर्ड्स का मतलब होता है आगे की तरफ। तो जब वो टूवर्ड्स होते हैं तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं, काउजिंग ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन। तो जो माउंटेन्स होते हैं उसका क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है, माउंटेन क्रिएट होते हैं। फिर हम बात करते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में। तो इसमें जब प्लेट मूव होते हैं तो वो क्या करता है, एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग को सी फ्लोर जो स्प्रेडिंग होती है उसको लीड करने का काम करता है। ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज, जब प्लेट मूव करते हैं यानी कि स्लाइड करते हैं इन पास्ट ईच अदर, तो किसके वजह से क्या देखने को मिलता है, उसके वजह से हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कुछ मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में। तो जो लैंड फॉर्म है या जो शेप्ड है वो भी दो प्रोसेस से बताया गया, एक है इरोजन, दूसरा है डिपोजिशंस। इरोजन का मतलब क्या है कि जब अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई भी जो सॉइल्स है वो क्या करता है, इरोज होता है, मतलब कि कटाव होता है। तो कैसे किस किस फैक्टर की वजह से देखने को मिलेगा, जैसे वाटर है, जो तेज हवाएं चलती हैं, या जो आइस होती है। तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह कट के अलग हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इरोजन। डिपोजिशंस का मतलब क्या होता है, ये इंटरनली चलता है। तो जो जब भी मतलब अर्थ के इंटरनल साइड चलेगा तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिपोजिशंस हो जाता है। जब इंटरनली क्या होता है, कोई भी न्यू फॉर्म ऑफ यानी कि जो फॉर्म ऑफ न्यू लैंड फॉर्म होता है तो ये हमारा किस में आता है, डिपोजिशंस में आता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि नेचुरल एजेंट क्या है जो इस पे काम करते हैं। तो इसमें आपको नेचुरल एजेंट आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम रिवर की बात करें तो इसमें आपको रिवर, सी वेज, ग्लेशियर और विंड की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में नदी। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है आपके उसके ऊपर इरोजन और डिपोजिशंस के जो नेचुरल एजेंट है। एजेंट मतलब जो इसके फैक्टर हैं, किस किस की वजह से हमें ये इरोजन और डिपोजिशंस देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर। अगर हम इरोजन और डिपोजिशंस की बात करते हैं तो इसमें क्या है, एक जो मेन एजेंट आता है नेचुरल, और वो आता है एयर मतलब रिवर के द्वारा, जो कि क्रिएट करता है एक फीचर्स लाइक, जैसे अगर हम वाटरफॉल की बात करते हैं, मेंडर्स की बात करते हैं, ऑक्सबो लेक की बात करते हैं, फ्लड प्लेन्स की बात करते हैं, डेल्टा की बात करते हैं। तो ये एक मेन कॉजेज आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे वाटरफॉल है, जब फॉर्म वो किसी नदी से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो जो हार्ड रॉक होता है वो क्या होता है, कटने लगता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करते हैं नाइगारा फॉल्स आपको देखने को मिलेगा। सी वेव्स की बात करते हैं तो इरोजन एंड डिपोजिशंस बाय सी वेव्स फ्रॉम द कोस्टल प्लेटफॉर्म, यानी कि जो कोस्टल एरिया होते हैं, जैसे हमारी कंट्री में आपको कितने 9 कोस्टल एरिया नजर आएगा। पहले आएगा जैसे गुजरात, ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया।
फिर आपको गोवा नज़र आएगा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आ गया आपका उड़ीसा, बंगाल, सॉरी वेस्ट बंगाल। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, कोस्टल स्टेट में आते हैं। फिर आपको दो यूटी भी नजर आएंगे। दो यूटी का मतलब दो यूटी का मतलब क्या है, दो यूनियन टेरिटरी, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। तो ये हमारी क्या है, कोस्टल स्टेट्स में और कोस्टल यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। तो अगर हम सी केव्स की बात करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं किसको, सॉइल इरोजन ऑफ रॉक क्रैक, यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ चट्टान सब में क्या आते हैं, दरारें या उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। फिर सी आर्च यानी कि इरोजन इन लार्ज सी केव्स इनटू द आर्च। फिर देखिए बात करते हैं स्टक्स। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, रिमेन्स ऑफ एरोडेड आर्च बीचेस। ये क्या करते हैं, डिपोजिशंस ऑफ जो सेडिमेट्रिक्स अलोंग द। फिर आपको ये क्या देखने को मिलेंगे, ये जो फॉर्म्ड करते हैं वो किसको करते हैं, ये इन्हीं की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, डिपोजिशंस को, यानी कि डिपोजिशंस देखने को मिलेगा जो कि फॉर्म करते हैं किसको फॉर्म करते हैं, जैसे कि जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको। फिर आता है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स की बात करते हैं जो इरोड लैंडस्केप है, यानी कि जैसे कि जब ग्लेशियर की बात करते हैं तो जब वो मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, तो इसमें जैसे कि आप समझ लीजिए कि जो बुलडोजिंग चला करके जो रॉक्स और जो सॉइल्स निकाले जाते हैं, या जैसे जो फॉर्म्स, जैसे अगर हम यू सेड वैली की बात करते हैं, या जो कि आपको मोरानाइज, या हम ग्लेशियर लेक्स की बात करते हैं, तो ये आपको क्या है, एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं विंड, यानी कि जो हवा होती है, जैसे सेप ये क्या है, डेजर्ट्स के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। इरोजन और डिपोजिशंस के लिए क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको नजर आएगा जो कि क्रिएट करते हैं, जैसे मशरूम रॉक हो गए, या सैंड डंस हो गए, या जो लॉसेस होते हैं डिपॉजिट, ये आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको फिर क्या है, हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम में भी क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, या अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पे जो चैनल है आप वहाँ पे उसको ज्वाइन करके ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक के काउजेस क्या हैं, कैसे मेजर करते हैं, इसके इफेक्ट क्या करते हैं, और हम किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास अर्थक्वेक के काउजेस का, यानी कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है, जब प्लेट्स मूव करते हैं तो वो ऊपर से क्या होता है, अर्थ के जो ऊपर वाला लेयर होता है वो वाइब्रेट करता है, शेक करता है, हिलता है। तो जिस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो जिस जगह पे जो ये पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर, यानी कि जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, तो उसे हम कहते हैं फोकस। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे ये हमारा लैंड है और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो इस जगह से जो अर्थक्वेक निकलेगा तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, हमारा फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस। जिस पॉइंट से वो निकलते हैं डायरेक्टली और वो पूरे अर्थ पे, मतलब पूरे सरफेस पे क्या करते हैं, फैल जाते हैं। इसको हम मेजर किस पे करते हैं, इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं सेस्मिग्राफ। और ये मैग्नीट्यूड होता है जो कि एक्सप्रेस करता है किसको, रेक्टर स्केल, यानी कि एक तरीके से क्या है, इस तरीके से ग्राफ के बेस पे वो क्या करता है, अर्थक्वेक को सेस्मिग्राफ के तौर पे रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अर्थक्वेक की बात, इसके इफेक्ट की बात करते हैं तो काफ़ी हैवी लॉसेस हमें देखने को मिलता है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, लिविंग थिंग्स हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉसेस देखने को मिलता है। लाइफ, प्रॉपर्टी, लैंडस्लाइड एंड सुनामी जैसे जो रीज़न है, हमें अर्थक्वेक की वजह से कभी कई बार देखने को मिलता है। हम किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो अगर अर्थक्वेक की जब संभावना रहती है तो हमें क्या करना होता है कि हम अपने शेल्टर से बाहर ऐसी जगह पे हम जाके चले जाएं जहाँ पे हम पे जो बिल्डिंग सब गिरने का जो खतरा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, कम रहता है। यानी कि ऐसी जगह मूव कर जाना जहाँ पे जो हैवी ऑब्जेक्ट सब होते हैं वो हमारे ऊपर ना गिरे। यहाँ पे आपको हिंदी में भी नज़र आ जाएगा। अब बात करते हैं हमको कि इसके आगे के टॉपिक्स, वोल्केनिक्स यानी कि ज्वालामुखी। वोल्केनिक का मतलब होता है जब हमारे अर्थ के क्रस्ट से जो मेल्टेड जो मटेरियल्स है, यानी कि जो मैग्मा है और जो गैसेस है वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ इरप्ट हो जाते हैं, निकल आते हैं, तो इसको हम कहते हैं वोल्केनिक्स। तो वोल्केनिक्स में आपको क्या है, तीन टाइप्स आपको देखने को मिल जाएगा। एक है एक्टिव वोल्केनिक्स जो कि टाइमली क्या है, फ्रिक्वेंटली
इरप्ट होते रहते हैं यानी कि फूटते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम माउंट इटना की बात करते हैं। दूसरा आता है डोरमेंट वॉल्केनस। ये क्या होता है, करंटली इनएक्टिव है यानी कि अभी के टाइम पे क्या है, इनएक्टिव है, बट इसके चांसेस रहते हैं कि वो दोबारा कभी फट सकते हैं, इरप्ट हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं माउंट वेसुवियस। उसके बाद आता है एक्सटेंट वॉल्केनिस। एक्सटेंट वॉल्केनिस ये लंबे समय तक क्या होते हैं, इरप्ट नहीं होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो माउंट किलिमा यानी कि किलिमांजारो, ये आपको शायद सॉरी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इन तीनों माउंटेन्स की लोकेशंस बतानी कि कौन कौन सी कंट्री में तीनों माउंटेन लोकेट है। तो कई बार जो यूपीएससी है प्रीलिम्स में यहाँ से भी इसने क्या है क्वेश्चन, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे हैं एज अ एक्सटर्नल जियोग्राफी या फिजिकल जियोग्राफी से। अब बात करते हैं हम चैप्टर 4 जो कि है हमारा एयर। एयर जैसे भी हमने किसके बारे में बात किया था, तीसरा जो चैप्टर था, सॉरी दूसरा जो चैप्टर था वो था वाटर। वाटर क्या था हमारे लिए, एक रिसोर्सेज था। एक सेकेंड, सॉरी पांचवा चैप्टर है हमारा वाटर। अभी हमारा चल रहा है चौथा चैप्टर एयर। तो देखिए अगर हम एयर की बात करते हैं तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्सेस है। क्यों, क्योंकि ये हमारी जो बेसिक नीड्स है उसको वो क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। और रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा हो, फुलफिल कर रहा हो, वो हमारे लिए रिसोर्सेस है। तो देखिए एयर जो आपको देखने को मिलेगा वो किस में देखने को मिलेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर में देखने को मिलेगा। तो द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, तो यानी कि एक ऐसा ब्लैंकेट जिसने हमारे अर्थ को क्या कर रखा है, एक लेयर पे क्या कर रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो एटमॉस्फेयर की ही वजह से ये एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ को ऊपर में क्या करता है, एक लाइफ को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है मैनी वेज। जैसे एयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, हमें सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हम ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं। दूसरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस हैं, ये क्या करता है, सन से जो हार्मफुल जो रेज आने वाली जो रेज आती हैं उससे वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करें तो इसमें मेनली आपको हम कुछ एयर की बात करते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा गैस नजर आएगा वो कौन सा नजर आएगा, वो आएगा नाइट्रोजन, कितना 78%। तो इंसेंशियल की बात करें तो फोर किसके लिए जरूरत होता है, प्लांट के लिए, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं किससे, थ्रू सॉइल बैक्टीरिया से। फिर आता है ऑक्सीजन, ये कितना परसेंट देखने को मिलेगा, 21% आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारे सांस लेने यानी कि रिस्पिरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अदर गैसेस नजर आएगा, वो कितना है, 1%। अदर गैसेस में क्या है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गोन, हीलियम, फिर और जैसे कि ओजोन, वाटर वेपर। तो ये सारी चीजें आपको किस में कहाँ नजर आएगा, तो इन सब ये सारी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में नजर आएगा। और ये सब मिलके क्या बनता है, हमारा एक कंपोजिशन ऑफ एयर बनता है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो ये 5 लेयर से मिलकर के बना। और यहाँ से यूपीएससी ने इन पास्ट टाइम ऑलरेडी क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा है। ये चीज आप याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने यहीं से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा था, ये चारों लेयर दे दिया था और इसको क्या करना था, सीक्वेंस से लगाना था। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीजें क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट है। हर एक कोई भी अगर आप एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप स्कूल में, तो काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आपको जो 5 लेयर नजर आएगा वो कौन कौन सा आएगा। पहला आएगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की बात कर सॉरी ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो ये आपको काफी क्लोइस्ट नजर आएगा अपने अर्थ से, जो कि कितना किलोमीटर आप है, सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर आपको देखने को नजर आएगा। तो जो वेदर फेनोमेना है, जैसे रेन है, स्टॉर्म्स है, वो आपको कहाँ पे नजर आएगा, ट्रोपोस्फेयर में ही नजर आएगा। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं तो ये आपको 13 किलोमीटर से ऊपर और 15 किलोमीटर के बीच में 50 किलोमीटर के बीच में नजर आएगा। तो इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओजोन लेयर नजर आएगा, जो कि प्रोटेक्ट करता है अपने अर्थ को, किससे, जो सन से निकलने वाली जो यूवी रेज है उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर ओजोन लेयर को अगर हम हटा दें तो जो अर्थ सन से जो यूवी रेज
जब हमारी अर्थ पे पड़ेगा तो इससे क्या होगा, तो पीपल्स को स्किन कैंसर होने के चांसेस का हो जाते हैं। यानी कि इसके वजह से क्या है, तो जो पीपल्स हैं, पब्लिक है, यानी कि जो ह्यूमन है, वो क्या किससे सफरिंग करने लगेंगे, स्किन कैंसर से सफरिंग करने लगेंगे। फिर बात करते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर आपको क्या है 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में नजर आएगा। तो जिसमें जो मेट्रोइड्स जो बर्न होते हैं वो इसी लेयर में आपको मिलेंगे बर्न होते हुए। फिर आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर आपको 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक नजर आएगा। तो जिसमें क्या है, जो आइसोनोस्फेयर होते हैं, एडिंग रेडियो वेव जो ट्रांसमिशंस होते हैं वो आपको कहाँ है, इसी लेयर पे यानी कि थर्मोस थर्मोस्फेयर पे ही मिलेंगे। एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर का मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या, आउटर लेयर विद इन थिन एयर लाइटनेस गैसेस लाइक हीलियम एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे फिर क्या है, आपको कौन कौन से गैसेस देखने को मिलेंगे, हीलियम और नाइट्रोजन गैसेस नजर आएंगे। और इसके बाद आप कहाँ मूव कर जाओगे, स्पेस के अंदर में मूव कर जाओगे। ये रहा हिंदी में। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। देखिए बेसिक डिफरेंस समझिए वेदर एंड क्लाइमेट का। तो जो वेदर होता है हमारा आवर टू आवर या डे टू डे रहता है, तो यानी कि ये इन शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। तो इसको जिसे हम कहते हैं वेदर, जैसे कभी गर्मी होना या एक दिन की बारिश या तेज हवाएं चलना। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे 27 को दिल्ली के अंदर में क्या हुई थी, बारिश हुई थी 27 दिसंबर को। तो इस तरीके से क्या है, तो उसे हम क्लाइमेट नहीं कहेंगे, उसे हम वेदर कहेंगे कि आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट हमारा चलता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। तो ये हमारे क्या रहता है, लॉन्ग पीरियड रहता है। तो एवरेज जो वेदर कंडीशन है ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड, तो हमारा वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक एलिमेंट के क्या क्या हैं इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपको नजर आएगा टेम्परेचर, एयर प्रेशर और विंड। सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है, ये जो कोल्डनेस ऑफ एयर है, तो हम किस पे नापते हैं, टेम्परेचर में ही नापते हैं। ये इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी हमारा आइसोलेशन होता है, यानी कि जो भी जो हमारा सोलर रेडिएशन होते हैं उसको। टेम्परेचर डिक्रीज है तो इसका हमें क्या देखने को मिलेगा, जो यानी कि जो टेम्परेचर डिक्रीज है फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स एंड विथ एल्टीट्यूड। एयर प्रेशर की बात करते हैं तो फोर्स एक्सट्रेटेड बाय द एयर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो एयर के द्वारा जो फोर्स यानी कि जो एक्सट्रेटेड किया जाता है, फोर्स एक्सट्रेटेड किया जाता है, वो हमें क्या देखने को मिलता है, एयर प्रेशर देखने को मिलता है। डिक्रीज विथ लैटिट्यूड, लोअर प्रेशर एरिया आर एसोसिएटेड विद द वार्म टेम्परेचर्स, क्लाउडी सिक्स एंड वेट वेदर आपको नजर आएगा। हाई प्रेशर एरिया में आपको क्या नजर आएगा, काफी ज्यादा ठंडा टेम्परेचर नजर आएगा और क्लियर सिक्स नजर आएगा। विंड्स की बात करते हैं, यानी कि जो हवा होते हैं मूवमेंट, और यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया के साइड वो क्या करती है, मूव करती है। उसके बाद देखिए अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो तीन टाइप्स का नजर आएगा। एक रहता है हमारा परमानेंट विंड्स, दूसरा रहता है सीजनल और तीसरा रहता है लोकल। फिर हम मॉइस्चर की बात करेंगे। देखिए अगर हम परमानेंट विंड्स की बात करते हैं जिसमें हमारा ट्रेड विंड्स है, या जो हमारा वेस्टर्नलाइज होता है, या जो हमारा ईस्टर्लाइज होता है, ये हमारे क्या होते हैं, परमानेंट विंड्स होते हैं। सीजनल विंड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे मानसून है, या मानसून है, लैंड है, या जो सी ब्रीज है, ये आपको किस में देखने को मिलेगा, सीजनल विंड्स में नजर आएगा। लोकल विंड्स में क्या होता है, स्पेसिफिक एरिया अगर हम बात करें, जैसे लू की हवा चलती है अपनी कंट्री का, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो अप्रैल, मई और जून, इन टाइम पे अगर आप निकलोगे तो इस टाइम पे आपको क्या है, लू यानी कि गर्म हवा आपको क्या है, फील होगी। तो वो हमारा क्या कहलाता है, लोकल विंड कहलाता है। मॉइस्चर की बात करें, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, नमी, ह्यूमिडिटी, यानी कि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है एयर के अंदर में जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन को कैसे होता है, जब वाटर वेपर ठंडा होता है फिर वो ड्रॉपलेट्स होकर के क्या करता है, हमारे अर्थ पे वापस आता है। प्रेसिपिटेशंस का मतलब क्या होता है, कि जो वाटर है जब हमारे अर्थ के ऊपर आता है, किसके फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, या स्लिट के फॉर्म में, या हिल के फॉर्म में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशंस कहलाता है।
फिर देखिए टाइप्स ऑफ रेनफॉल की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या है 3 टाइप्स के नजर आएंगे। पहला है कन्वेंशनल रेनफॉल, दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल और तीसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल में क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है, ठंडी होती है और दोबारा वो जैसे ही ठंडी होती है तो रेन के फॉर्म में क्या होती है नीचे आ जाती है। और ऑर्गोग्राफिक में क्या होता है यानी कि जिसे हम रिलीफ रेनफॉल कहते हैं, इसमें क्या होता है जो मॉइस्चर एयर होता है वो फोर्स करती है और यानी कि वो ओवर माउंटेन यानी कि ऊपर की साइड जाती है, फिर ठंडी होती है और वो दोबारा बारिश के ड्रॉपलेट्स फॉर्म में क्या होती है नीचे आ जाती है। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है जिसमें हम बात करते हैं जो गर्म हवा होती है और जो ठंडी हवा होती है, मासेस एक दूसरे के साथ जब मिलती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है और ठंडी होती है और रेन के फॉर्म में क्या होती है नीचे आती है, मतलब तो आपको क्या देखने को मिलेगा साइक्लोनिक रेनफॉल देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा एयर का ही। इसमें हम इंपॉर्टेंट फेनोमेना की बात करते हैं। तो इसमें आपका जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट और एयर सर्कुलेशंस की बात करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ काम करते हैं, जो ठंडी एरिया होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो ट्रैप यानी कि जो हीट होती है उसको ट्रैप कर लेती है और मेंटेन करके रखती है किसमें, अर्थ के टेम्परेचर फॉर लाइफ के लिए। ये आपको मेनली कहाँ पे नजर आएगा, जो कोल्ड एरिया है जो ठंडी जगह है वहां पे ये कारगर नजर आता है। CO2 की बात करते हैं तो ये कई बार क्या होती है जो ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसको लीड करने का काम करते हैं, जिसके वजह से जो हमारे ग्लेशियर की जो आइस कैप्स हैं यानी कि जो आइस है या वो क्या होते हैं मेल्ट होते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है जो सी लेवल होता है समुद्री का जो जल स्तर होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है। तो जिसकी वजह से ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि जो कोस्टल एरिया होते हैं या जो और जो आइलैंड सब होते हैं वो बहुत से ऐसे आज के टाइम पर आइलैंड है ये जो कोस्टल स्टेट है जो कि अंडर वाटर आज के टाइम पे जा चुके हैं। एयर सर्कुलेशंस क्या होता है, एयर सर्कुलेशंस का मतलब जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है और क्रिएट करती है लो प्रेशर एरिया, फिर जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आ जाती है और क्रिएट करती है हाई प्रेशर एरिया। क्योंकि देखिए जब गर्म हवा होती है वो लाइट वेट हो जाती है, हल्की हो जाती है तो ऊपर की तरफ क्या करती है मूव कर जाती है और जो ठंडी हवा होती है वो क्या होती है नीचे की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। फिर आपको देखने को मिलेगा जो सर्कुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ग्लोबल विंड पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा और वेदर आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 जो कि है हमारा वाटर। वाटर भी हमारे लिए क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है। क्यों, क्योंकि वाटर डे टू डे डेली बेसिस में हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। तो आज के टाइम पे अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की बात करें तो ये कितना आपको अबाउट 71% जो अर्थ का जो सरफेस है वो कवर्ड किससे, वाटर से ही घिरा हुआ है। ये आपको किस फॉर्म में नजर आएगा, ओशियन के फॉर्म में नजर आएगा, समंदर के फॉर्म में नजर आएगा। तो हम अगर फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर क्या करता है, हमारी लाइफ को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, ये जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है, जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं और फिर मेंटेन जो भी हमारी जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, इन सब के लिए वाटर क्या है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें जो वाटर वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जैसे ओशन के फॉर्म में, रिवर के फॉर्म में, लेक्स, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, वाटर वेपर्स के फॉर्म में क्या है हमें वाटर मिलता है। वाटर साइकिल की बात करते हैं। वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे कि आपने डायग्राम बनाया से होगा तो देखिए वाटर साइकिल का मतलब होता है कि जो वाटर है वो फॉर्म्स चेंज कर करके वापस हमारे अर्थ पे क्या करता है, वाटर आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो वाटर की जो एबिलिटी है वो अर्थ के सरफेस पे बनी रहती है। तो इसके प्रोसेस क्या होता है, 4 प्रोसेस होते हैं, एवोपरेशंस, कंडेंसन्स, प्रेसिपिटेशंस और इंश्योर्स। मतलब अब देखिए जैसे कि डायग्राम से समझ लीजिए, जैसे ये तालाब है, ये आपको माउंटेन नजर आ जाएगा, द फॉरेस्ट है, ये क्लाउड है और यहाँ पे आपको क्या है, सन नजर आएगा इस तरीके से। तो ये जो वाटर है वो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, एवोपरेट होगा यानी कि गर्म होगा, वार्म होगा। तो जैसे ही ये गर्म होगा तो वाटर वेपर में चेंज होकर के क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज हो जाएगा
और जैसे ही कंडेंसेशन यानी कि जो ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ये दोबारा क्या है वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म पे क्या होगा नीचे आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हमारा चलता रहता है ये कहलाता है हमारा वाटर साइकिल। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे अर्थ के सरफेस पे जो फ्रेश वाटर की जो एबिलिटी है वो क्या होती है बनी रहती है। तो ये चीज़ आप इसमें वाटर साइकिल में याद रखिएगा। तो उसके बाद देखिए हम बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर है, इसको हमने अलग अलग उसमें क्या कर रखा है डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सबसे पहला आता है हमारा स्लाइन वाटर। स्लाइन वाटर का मतलब है खारा पानी, यानी कि जिसमें हमें क्या कहाँ देखने को मिलता है ओशियन और सी में देखने को मिलता है। वो कितना है 97.3% है। फ्रेश वाटर की बात करते हैं। फ्रेश वाटर वही वाटर है जो हम आज के टाइम पे पीने के लिए और डेली पर्पस यूज़ के लिए करते हैं। तो वो हमारे अर्थ पे कितना है 2.7%। किस किस के फॉर्म में किस किस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, जैसे ग्लेशियर है यानी कि जब बर्फ़ पिघलती है तो वो जो वाटर के फॉर्म में चेंजेस होती है तो वहाँ से हमें मिलता है। ग्राउंड वाटर यानी कि आज के टाइम पे जो हम धरती के अंदर से निकालते हैं रिवर के फॉर्म में, लेक्स के फॉर्म में। और ग्लेशियर और आइस की बात करते हैं तो वो क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ जो फ्रेश वाटर को क्या करते हैं होल्ड करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो किस फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में है। और जैसे ही ये मेल्ट होते हैं तो कौन से फॉर्म में आ जाते हैं लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और लिक्विड फॉर्म में आते ही फिर हमें क्या मिलता है एक वाटर मिलता है जो कि एक फ्रेश वाटर का क्या बन जाता है सोर्स बन जाता है। फिर देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सैलिनिटी के बारे में तो ये रिफ्रेश ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर में जो नमक की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे ओशन का वाटर है इसमें जो एवरेज जो सैलिनिटी है वो आपको कितना देखने को मिलेगा 35 पार्ट्स पर 1000 आपको नजर आएगा। डेड सी की बात करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैवी सैलिनिटी देखने को मिलेगा, जिसके वजह से अगर आपको तैरना नहीं भी आता है तो आप उसमें डूबेंगे नहीं। बस नाम है डेड सी, बट अगर आपको तैरना नहीं आता आप उसमें डूब कूद भी जाना तो आप उसमें नहीं डूबोगे, कि आपकी बॉडी जो होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी ऊपर आ जाएगी। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर तो ये किस किस फॉर्म में मूव करते हैं। तो एक होता है वेव्स, दूसरा होता है टाइड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं वेव्स के बारे में। तो जो अल्टरनेट राइज होती है या जो फॉल ऑफ ओशियन वाटर होता है हवा की वजह से, तो हमें क्या देखने को मिलता है वेव्स देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी कि तेज हवा होने की वजह से लार्ज वेव देखने को मिलता है, जो कि लीड करता है एक डिस्ट्रक्शंस ऑफ ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, यानी कि सुनामी के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल पे देखिए सुनामी की बात करते हैं तो जो गेंट वेव्स होते हैं जो कि अंडर वाटर देखने को मिलता है किसकी वजह से अर्थक्वेक की वजह से, ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसकी वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से देखने को मिलता है। टाइड्स की बात करते हैं तो जो मून और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं तो जिसकी वजह से जो ओशियन का जो वाटर है वो आगे और पीछे जो मूव करता है तो उसे हम कहते हैं टाइड्स। देखिए टाइप ऑफ टाइड्स की भी बात करते हैं तो इसमें भी आपको अलग अलग दो तरीके के देखने को मिलेगा। पहला है स्प्रिंग टाइड्स, दूसरा है नैप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स की बात करते हैं ये ड्यूरिंग फुल मून के टाइम पे देखने को मिलेगा जब पूरा चांद होगा, और यह जो न्यू चांद होगा। तो इस टाइम पे क्या होगा जब सूरज चांद और धरती के बीच में क्या हो रहा होगा अलाइन हो रहे होंगे, तो इस टाइम पे आपको क्या है स्प्रिंग टाइड्स देखने को मिलेगा। नीप टाइड्स की बात करते हैं ये कब देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून के टाइम पे देखने को मिलेगा जब सूरज और चांद क्या हो रहा होगा राइट एंगल पे हो रहे होंगे। तो इस टाइप पे आपको क्या है नैप टाइड्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या है हिंदी में देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर के बारे में। इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर की बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आज के टाइम पे जो वाटर है हमारा क्या है डेली वेजेस के फॉर्म में, मतलब डेली वेजेस के लिए हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो ये किसमें है यानी कि हेल्प इन नेविगेशंस एंड फिशिंग एंड ब्रेनिंग फिश क्लोजर टू द सो कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम एरिया, यानी कि जैसे अगर हम मछली पालन करते हैं या अगर हम वाटर का यूज़ किस में हम करते हैं कॉमर्शियल पर्पज से भी करते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वाटर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है। ओशन करंट की बात करते हैं। देखिए ओशन करंट भी दो तरीके के होते हैं। पहले ओशन करंट समझिए,
कि जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग जो होते हैं स्पेसिफिक जो डायरेक्शंस में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओशन करंट कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, वार्म करंट, कोल्ड करंट। तो ये ओरिजिनेट होते हैं नियर जो इक्वेटर एंड मूव करते हैं टूवर्ड्स पोल के साइड, जैसे गल्फ स्ट्रीम है तो ये हमारा क्या होता है, वार्म करंट होता है। कोल्ड करंट की बात करते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं नियर द पोल्स एंड मूव करते हैं टूवर्ड द इक्वेटर, ये पोल के साइड मूव करते हैं, ये इक्वेटर के साइड मूव करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं लाब्राडोर करंट के बारे में, इन्फ्लुएंस की बात करें तो इफेक्ट करते हैं हमारे किस पे, क्लाइमेट, जो भी कोस्टल रीजन होता है, और क्रिएट करते हैं रिच फिशिंग ग्राउंड, कहाँ पे, जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट होते हैं वहाँ पे जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रिएट करते हैं रिच फिशिंग ग्राउंड को। बस आप फिर देखिए, अगर हम लास्ट टॉपिक आज का जो हमारा लास्ट है इसमें हम बात करते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड वाटर। आज के टाइम पे क्या है, वाटर के रिगार्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। सेरेनिटी फ्रेश वाटर, यानी कि आज के टाइम पे वाटर की काफ़ी ज़्यादा क्या पड़ती जा रही है, शॉर्टेज पड़ती जा रही है। शॉर्टेज यानी कि कमी पड़ती जा रही है। रीज़न, आज के टाइम में हमने वाटर का इतना ज़्यादा क्या किया है, मिसयूज़ किया है। ओनली स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ अर्थ वाटर इज़ अ फ्रेश एंड अनयूजेबल, यानी कि अगर हम अपने अर्थ की बात करते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में आपको क्या है, ऐसे फ्रेश वाटर देखने को मिलेगा जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बाकी जो वाटर है वो अनयूजेबल है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉल्यूशंस की वजह से क्या है, आज के टाइम पे हम जो फ्रेश वाटर की जो शॉर्टेज है वो आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। रीज़न क्या क्या है, जैसे आज के टाइम पे जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, लार्ज स्केल पर जो एग्रीकल्चर्स किए जा रहे हैं, अनट्रीटेड जो स्वेज वाटर है हम डंप कर देते हैं रिवर में जा कर के, तो जिसकी वजह से जो वाटर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, ख़राब होती जा रही है। तो जो कि इफेक्ट डालती है किस पे, ह्यूमन और जो हमारे इकोसिस्टम होता है उन दोनों पे वो क्या करती है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब हम किस तरीके से वाटर को बचा सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो बारिश का पानी होता है उसको हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। रिड्यूस वाटर वेस्ट एट होम एंड स्कूल, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है या जो घर है वहाँ पे जो मिसयूज हो रहे हैं वाटर का, तो उससे हम प्रोडक्ट करके रिड्यूस करके बचा सकते हैं। और रीयूजिंग वाटर वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ जहाँ तक पॉसिबल है हमें क्या करना होगा, वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का जो हमारा रिवीजन से टॉपिक्स था वो हमने डिसाइड किया था 1 से लेके 5 तक डिस्कस करने का। तो हमारा ये डिस्कशंस हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 होगा इसमें हम चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 10 तक डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी अगर वीडियो पसंद आई हो, लगता है कि नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। और बाकी चीज़ें जो मैंने बता दी हैं कि आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशन है, प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है, एनसीईआरटी है क्लास 6 से 12 तक में, एम लक्ष्मीकांत आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे ही हमारा जियोग्राफी कंप्लीट होगा उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।